मेरी खूबसूरत और हाई स्टैंडर्ड प्रोफेसर बीवी सच में एक नंबर की बेवकूफ़ है। मान लिया कि वो बेहद हसीन है। उसकी लंबी टांगें और उसका ब्लैक स्टॉकिंग्स और लेदर आउटफिट्स वाला अंदाज किसी को भी पागल कर दे। लेकिन हमारी शादी के इन 2.5 सालों में उसने एक बार भी करीब आने की कोशिश नहीं। हद तो तब हो गई जब मैंने उसे बाथरूम में खुद को बहलाते हुए पकड़ लिया। अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने तलाक मांग लिया। पर जैसे ही हम डिवोर्स के लिए निकले मुझे अचानक अपनी बीवी की आवाज़ अपने दिमाग में सुनाई देने लगी। ये ठंडी और शांत दिखने वाली औरत असल में तो हस्बैंड क्रेजी निकली। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? हस्बैंड मुझसे तलाक ले रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं अब अट्रैक्टिव नहीं रही? मैं अलग नहीं होना चाहती? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे सी ब्यूटी विद लॉन्ग लेग्स अगर किसी और के हाथ लग गई ना, तो वो तुम्हें कभी वापस नहीं करेगा। उसकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या मैंने अभी कुछ अजीब सुना? मैंने शक में पीछे मुड़कर देखा, पर वो तो खिड़की के बाहर दिख रही थी। उसके होंठ तो हिल भी नहीं रहे थे। तो क्या ये उसके मन की आवाज थी? तभी जो चिंहान को जैसे कुछ महसूस हुआ, उसने मेरी तरफ देखा और अपना माथा पकड़कर ऐसे नाटक किया जैसे उसकी तबीयत खराब हो। मुझे आज कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। क्या तलाक की बात हम अगली बार कर सकते हैं? मैंने सोचा, चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हाँ, प्लीज मान जाओ हस्बैंड, एक बार घर वापस चलो, फिर चाहे ब्लैक स्टॉकिंग्स हो, वाइट हो या फिशनेट, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अब मुझे यकीन हो गया कि ये पक्का चिंहान के दिल की बात है। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, तो क्या आज वापस घर चलें? ये सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई, पर उसने अपने चेहरे पर वही सख्त और बेरुखी वाला मुखौटा चढ़ा लिया और बस धीरे से सिर हिला दिया। मुझे अब ये गुत्थी सुलझानी ही थी कि आखिर चल क्या रहा है, इसलिए मैंने गाड़ी नहीं मोड़ी। जैसे जैसे हम मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के करीब पहुंच रहे थे, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिर उससे रहा नहीं गया और बोल पड़ी, क्या हम वापस घर नहीं जा रहे थे? मैंने गेट की तरफ देखा और अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। जैसे ही गाड़ी ऑफिस से दूर हुई, उसकी जान में जान आई। पूरे रास्ते वो अपने मन में गाने गा रही थी और मुझे हस्बैंड हस्बैंड बुलाए जा रही थी। वो हाई कोल्ड प्रोफेसर कहाँ गई? ये छोटी बच्ची जैसी हरकतें करने वाली लड़की कौन है? घर पहुंचते ही उसने फिर तबीयत का बहाना बनाया और ऊपर भाग गई। जल्दी से नेट पे चेक करती हूँ कि हस्बैंड को कैसे मनाते हैं, उन्हें क्या पसंद होगा। यार, ये हस्बैंड्स को हमेशा ऐसी ठंडी और शांत लड़कियां ही क्यों पसंद आती हैं? क्या वो मुझ जैसी प्यारी और चुलबुली लड़की से प्यार नहीं कर सकते? पर ये किसने कहा कि मुझे ठंडी लड़कियां पसंद हैं? मुझे तो खुद चिन्हान समझ नहीं आ रही थी। हम 2 साल पहले एक मैच मेकिंग मीटिंग में मिले थे। उस वक्त वो बस विदेश से लौटी थी और मैं अपनी माँ के रोज रोज के तानों से तंग आ चुका था। माँ ने कहा था कि इस लड़की की टांगें तुम्हारी पूरी जिंदगी से भी लंबी हैं। मैंने सोचा था कि बस फॉर्मेलिटी के लिए मिल लूंगा, पर उसे पहली नज़र में देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया। वो भला की खूबसूरत थी और उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही ग्रेस था। मैं एक मामूली इंसान हूँ और भले ही वो थोड़ी कोल्ड थी, पर उसके पास अपनी गाड़ी, बंगला और अच्छा बैंक बैलेंस था। माँ ने कहा था कि ऐसी लड़की मिलना मतलब लॉटरी लगना। मैं उसकी खूबसूरती में ऐसा खोया कि आधे घंटे में ही शादी के कागजों पर साइन कर दिए। लेकिन शादी के बाद मुझे पछतावा होने लगा। हमने सोचा था कि शादी के बाद प्यार पर काम करेंगे, पर चीहान का स्वभाव बहुत ही रूखा था। ऊपर से हम दोनों अपने काम में इतने बिजी रहते कि घर पे दो बातें भी नहीं होती थी। हमारी शादी शादी कम और एक पीजी की तरह ज़्यादा लगती थी, क्योंकि हम अलग अलग कमरों में सोते थे। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, पर जब मुझे पता चला कि उसके दिल में उसका कोई पुराना प्यार यानी कोई वाइट मूनलाइट है, तो मैंने हार मानकर तलाक का फैसला कर लिया। उस वक्त भी चिन्हान ने बस बेरुखी से ठीक है कह दिया था। अगले कुछ दिन वो कॉलेज के हॉस्टल में रही और आज हम सीधा तलाक के लिए ही मिले थे। अगर आज मैं उसके दिल की बात नहीं सुन पाता, तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि वो मेरे लिए कुछ महसूस भी करती है। लेकिन बदकिस्मती से घर आने के बाद वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। शायद दूरी ज्यादा थी, इसलिए मुझे उसके मन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शाम को मेरा एक क्लाइंट के साथ डिनर था, तो मैंने उसे बता दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। उसने बस ठंडे अंदाज में ओके कहा, पर जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके मन का रोना शुरू हो गया। हस्बैंड को गए हुए कितना वक्त हो गया। उन्होंने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया। वो हमेशा क्लाइंट से मिलने चले जाते हैं, पर ये उनका काम है। उन्हें शायद एक समझदार बीवी चाहिए और मैं शायद उतनी समझदार नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे छोड़ रहे हैं। रो रो कर मेरी आंखें सूज गई हैं, मैं अब अच्छी नहीं लग रही।
मुझे आइस पैक लगाना पड़ेगा। मैं सुनकर दंग रह गया। ये औरत अंदर बैठकर रो रही है। मेरे दिमाग में उसकी इमेज एक पत्थर दिल प्रोफेसर की थी, जिसे दुनिया की परवाह नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अंदर से इतनी इमोशनल होगी। क्लाइंट के साथ मीटिंग पहले से तय थी, तो मुझे जा पड़ा, पर मैं रात को जल्दी लौट आया। शराब के असर और इन सब बातों से मेरा दिमाग चकरा रहा था। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं चीज़ों को लटकाना पसंद नहीं करता। तलाक से पहले मुझे चिंहान से खुलकर बात करनी थी। अगर उसके दिल में अब भी कोई और है, तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने उसे अंदर आने को कहा और मन ही मन सोचा, कैसी शादी है ये? 2 साल बाद भी हम अजनबियों की तरह प्लीज कम इन कह रहे हैं। चिंगान शायद अभी नहा कर आई थी। उसने रेशमी काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। कुछ काम था? उसने पूछा। उसकी उस दिलकश अदा को देखकर मैं थोड़ा असहज हो गया। आधी रात का वक्त और हम दोनों अकेले। मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, क्या तुम देख सकते हो? उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब वो कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक शर्म और हिचकिचाहट थी। प्लीज हस्बैंड, मुझे मना मत करना, वरना मैं सच में रो दूंगी। मैंने ये हिम्मत जुटाने में पूरी रात लगा दी है। वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। सच कहूँ तो उस एंगल से वो नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर ज़्यादा तकलीफ है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, मैंने खड़े होते हुए कहा। पर तभी उसके नर्म और गोरे हाथों ने मेरे कंधे पकड़ लिए। नहीं, मुझे पता है क्या हुआ है, बस बस। मैं खामोशी से उसे देखता रहा कि आखिर वो क्या बहाना बन गई। हस्बैंड, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरे दिल में तो जैसे हजारों उथल पुथल मची है। शायद घबराहट में ही उसके मुंह से निकल गया। बस मेरे सीने में थोड़ी जकड़न महसूस हो रही है। क्या तुम थोड़ा सहला दोगे? कमरे में जैसे सन्नाटा पसर गया। अगले ही पल उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया और वो चुपचाप खड़ी रही। पर उसके मन की चीखें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। क्या तुम्हारे सीने में दर्द है? मैंने पूछा। ना, नहीं। वो घबरा गई। उसे अपनी इस बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने मन की बात जुबान पर कैसे ला दी। मैं खड़ा होने ही वाला था कि अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। उसने अपने गुलाबी होठों को दांतों तले दबाया और धीमी आवाज में बोली, यहाँ यहाँ बहुत भारी लग रहा है, अगर तुम थोड़ा मसाज कर दोगे तो अच्छा लगेगा। उसकी आवाज़ अब इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, पर उसके मन की मेरे कानों में चिल्ला रही थी। अनजाने में ही मेरा हाथ थोड़ा हिल गया। मैं कसम खाता हूं ये सिर्फ एक नेचुरल रिएक्शन था। शुरू में मेरा इरादा गलत नहीं था, पर उस एहसास की कोमलता को बर्दाश्त करना नामुमकिन था। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, चिन्हान का पूरा शरीर गुलाबी पड़ गया। मैंने पहली बार किसी को गोरे से गुलाबी होते देखा था। अब मेरा ध्यान उसके मन की बातों पर नहीं, बल्कि उस पल पर था। हवा में एक अजीब सी कशिश थी। मैं पीछे हटना चाहता था, पर चिन्हान अब रुकने वाली नहीं थी। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, उसने मुझे रोकने के लिए धक्का दिया, पर शायद उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधा मेरे ऊपर बिस्तर पे आ गिरी। उसकी रेशमी देह और भीनी भीनी खुशबू मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। जब मैंने अपनी नज़रें उठाईं तो नज़ारा कुछ और ही था। उसकी खुशबू मेरे रोम रोम में बसने लगी थी। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। गर्मी की नाइटी बहुत पतली थी और हमारे बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। हम एक दूसरे की धड़कन और जिस्म की तपिश को साफ महसूस कर सकते थे। हस्बैंड के 2 6 पैक एब्स हैं, मैंने पहले गौर नहीं किया था। अगर मैं इन्हें थोड़ा छू लूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? आखिर उन्होंने भी तो मुझे छुआ है। उसकी ये बात सुनकर मेरा चेहरा भी लाल पड़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, जो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहा था। पहले तुम उठो, अब मेरा दम घुट रहा है, मैंने कहा, पर मेरा दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने चिंग हान को देखा। वो पहले से भी ज्यादा लाल हो चुकी थी। बाहर से इतनी शांत और अंदर से इतनी बेबाक। ये विरोधाभास मुझे बहुत प्यारा लगा। जैसे ही मैंने उसे उठने को कहा, वो घबराकर हड़बड़ाते हुए उठने लगी और बार बार सॉरी कहने लगी। वो हाई कोल्ड प्रोफेसर वाला मुखौटा अब पूरी तरह उतर चुका था। हड़बड़ाहट में उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। हस्बैंड के एब्स कितने हार्ड हैं, वो अभी भी यही सोच रही थी। वो उठने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ पैर जवाब दे रहे थे। मैंने उसकी कमर को थाम लिया ताकि वो गिर जाए। उसकी कमर इतनी पतली और नर्म थी कि मुझे एक अलग ही एहसास हुआ। पर जैसे ही मेरा हाथ उसकी कमर को लगा, वो जैसे पत्थर बन गई और अगले ही पल फिर से मुझ पर गिर पड़ी। मैं उसे हैरानी से देखता रह गया। सुनो,
मुझे शक हो रहा है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। मेरी आवाज में थोड़ी झुंझलाहट और थोड़ी शरारत थी। चिंगहान कांपती आवाज में बोली, नहीं, मेरी कमर, वो बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद आया कि एक बार बाहर खाना खाते वक्त भी जब मैंने उसकी कमर छुई थी तो वो एकदम से सख्त हो गई थी। तब मुझे लगा था कि उसे मेरा छूना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने दूरियां बना ली। पर अब समझ आया कि वो नफरत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी थी। सारा मामला एक गलत फहमी का था। मैंने उसे गौर से देखा और सोचा, इसे पता है कि ये इसकी कमजोरी है, फिर भी ये मेरे इतने करीब आई। मेरा दिमाग अब और भी तेजी से चलने लगा। आखिरकार मैंने उसे संभाला और बिस्तर के दूसरी तरफ बिठाया। वो एक मासूम गुड़िया की तरह चुपचाप बैठ गई। चलो, अब हमें बात करनी चाहिए। 3 मिनट बाद हम आमने सामने सोफे पर बैठे थे। चिंगहान ने अपनी नाइटी ठीक की और अपना चश्मा पहन लिया। उसका चेहरा फिर से शांत हो गया था, पर वो लाली अभी भी थी। हस्बैंड, मैं प्यार के अलावा और किसी टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। मैं हैरान रह गया। हम 2 साल से शादीशुदा हैं और ये अब ऐसी बातें कर रहे हैं। जब मैंने तलाक की बात की तो तुम तुरंत मान गई थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी शादी में दिक्कतें थीं? उसने बिना किसी भाव के कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत थी। तुमने तलाक मांगा और मैं हमेशा तुम्हारी पसंद की इज्जत करती हूँ इसलिए हाँ कह दिया। पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। हस्बैंड तलाक क्यों चाहते हैं? क्या बाहर कोई और लड़की है? क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? क्या वो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है? मैं तो बस शांत होने का नाटक कर रही थी, पर शायद मैं उसमें भी फेल हो गई। उसकी ये बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। बाहर से इतनी सख्त और अंदर से इतनी चुलबुली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या परेशान हूं। प्लीज अब शांत हो जाओ, मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। अचानक सन्नाटा छा गया। चिंगहान की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे से बोली, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही। पर उसका मन फिर चिल्लाने लगा। हस्बैंड कितने गुस्से वाले हैं, पर गुस्से में और भी हैंडसम लगते हैं। मन कर रहा है अभी इनके सामने घुटनों पे बैठ जाऊं। मैं फिर से सन्न रहेगा, ये लड़की क्या क्या सोच रही है। उसकी प्रोफेसर वाली इमेज एक ही दिन में मेरे दिमाग में चकनाचूर हो गई। आखिरकार मैंने बात शुरू की और उसे साफ किया कि मेरा किसी और लड़की से कोई चक्कर नहीं है। शादी से पहले हमने कहा था कि अगर 2 साल में हमारे बीच कोई स्पार्क नहीं जागा तो हम अलग हो जाएंगे। मुझे लगा तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर चिंगहान का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? पर उसके मन की आवाज कुछ और ही थी। मेरे दिल में तो ऐसी आग लगी है कि मैं जल जाऊंगी, पर हस्बैंड को कुछ महसूस ही नहीं होता। मैं कितनी अनलकी हूँ। मैंने एक ठंडी आह भरी और कहा, मेरे दिल में कोई और नहीं है। मुझे लगा तुम्हें ये रिश्ता बोझ लग रहा है। और मैंने सुना था कि स्कूल टाइम में तुम्हारा कोई क्रश था, कोई सीनियर। उस सीनियर का नाम सुनते ही चिंगहान का चेहरा फिर से लाल होने लगा। मुझे लगा मेरी शक सही थी, उसके दिल में अब भी वही है। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने कहा, अगर तुम्हारे दिल में अब भी कोई और है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी बीवी के दिल में किसी और मर्द को नहीं देख सकता। चिंगहान ये सुनकर चौंक गई। उसके मन में आया, हस्बैंड, आपको ये क्यों नहीं समझ आता कि वो सीनियर कोई और नहीं, आप ही थे। अब क्या मैं खुद ही सब बता दूं? काश मैंने आज थोड़ी और सेक्सी नाइटी पहनी होती। मैं ये सुनकर दंग रह गया। वो सीनियर मैं था, पर मुझे तो कुछ याद नहीं। मैं अपनी इस प्रोफेसर बी से तलाक लेने जा रहा था, जो दिखने में अप्सरा है पर स्वभाव में पत्थर। पर आज उसके दिल की आवाज सुनकर मेरी दुनिया ही बदल गई। वो खड़ी हुई और उसकी लंबी टांगों की चमक ने मुझे फिर से मदहोश कर दिया। जब तुमने डिवोर्स की बात की तो मैं स्कूल के एक प्रोजेक्ट में फंसी हुई थी, इसलिए ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाई। और वो सीनियर, वो अब बीता हुआ कल है। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, क्या हम इस बारे बाद में बात कर सकते हैं? बाहर से वो शांत थी पर अंदर से कह रही थी, यार मैं अभी सब सच नहीं बता सकती, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। सही वक्त का इंतजार करना होगा। मुझे लगा लड़कियों के नखरे कभी खत्म नहीं होते, पर मैंने उसकी बात मानी। मुझे भी आज की बातों को समझने के लिए वक्त चाहिए था। कम से कम मुझे पता था कि वो सीनियर मैं ही था। ठीक है, 3 दिन बाद बात करते हैं, मुझे कल काम से बाहर जाना है, मैंने कहा। और हम दोनों ने फिलहाल शांत रहकर फैसला 00:10:35। मेरी तबीयत आज वाकई ठीक नहीं है। तुम्हारे उस सवाल पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? जो चिंगहान की आवाज में एक सलीका और वही पुरानी ठंडक थी, लेकिन उसके मन के अंदर की फुसफुसाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। हाय रब्बा, हस्बैंड,
मैं अभी सब सच नहीं बता सकती। अगर अभी बता दिया तो मेरी इमेज का क्या होगा? मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि लड़कियों के नखरे और ये इमेज वाली बात कभी खत्म नहीं होने वाली। हालांकि मुझे ये सब समझ नहीं आता, फिर भी मैंने उसकी खामोशी की इज्जत की। मुझे भी आज हुई इन अजीबोगरीब चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। कम से कम अब सुकून इस बात का है कि चिन्हान जिस सीनियर को पसंद करती थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। भले ही मुझे याद नहीं कि मैं उससे कब मिला था। ठीक है, तो क्या हम 3 दिन बाद बात करें? मुझे कल एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं चीज़ों को लटकाने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन आज चिन्हान बात करने के मूड में नहीं थी और मुझे भी खुद को संभालना था। इसलिए अभी के लिए दूरी बनाना ही बेहतर था। किया, मेरी तबीयत आज वाकई ठीक नहीं है। तुम्हारे उस सवाल पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? जो चिन्हान की आवाज में एक सलीका और वही पुरानी ठंडक थी, लेकिन उसके मन के अंदर की फुसफुसाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। हाय रब्बा, हस्बैंड, मैं अभी सब सच नहीं बता सकती। अगर अभी बता दिया तो मेरी इमेज का क्या होगा? मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। मुझे लगता है कि लड़कियों के नखरे और ये इमेज वाली बात कभी खत्म नहीं होने वाली। हालांकि मुझे ये सब समझ नहीं आता, फिर भी मैंने उसकी खामोशी की इज्जत की। मुझे भी आज हुई इन अजीबोगरीब चीजों को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। कम से कम अब सुकून इस बात का है कि चिन्हान जिस सीनियर को पसंद करती थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। भले ही मुझे याद नहीं कि मैं उससे कब मिला था। ठीक है, तो क्या हम 3 दिन बाद बात करें? मुझे कल एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं चीज़ों को लटकाने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन आज चिन्हान बात करने के मूड में नहीं थी और मुझे भी खुद को संभालना था, इसलिए अभी के लिए दूरी बनाना ही बेहतर था। लानत है, मैंने धीमी आवाज़ में खुद को कोसा। मैंने घड़ी देखी और फैसला किया कि एक बार फिर से ठंडे पानी से नहा लेना ही बेहतर हुआ। उधर जो चिन्हान अपने बिस्तर पर पागलों की तरह लौट रही थी, उसका पूरा शरीर शर्म से तप रहा था। ओह गॉड, क्या हस्बैंड को पता चल गया है कि मैं उन्हें सालों से छुप छुप कर पसंद करती हूँ? ये सोचते ही उसने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया, पर अचानक वो झटके से उठ बैठी। उसकी आंखों में एक उलझन थी। नहीं, अगर उन्हें पता होता कि वो सीनियर वही है तो वो तलाक की बात ही क्यों करते? उन्हें पक्का कुछ नहीं पता। वो काफी देर तक सोचती रही, पर जब कुछ समझ नहीं आया तो वो फिर से तकिए को गले लगाकर बिस्तर पर मजे से लुढ़कने लगी। अगली सुबह मुझे काम के सिलसिले में निकलना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गया, पर हैरान रह गया ये देखकर कि जो चिन्हान मुझसे भी पहले उठ चुकी थी। उसने अपना बिना फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था और बाल सलीके से बांधे हुए थे। सफेद शर्ट और काली पैंट में उसकी पतली कमर और लंबी टांगे और भी कयामत ढा रही थी। मेरी आहट सुनकर वो पलटी और किचन से सैंडविच और दूध लेकर बाहर आई। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, मैंने नाश्ता बना दिया है, साथ में खा लें। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, पर अब एक फर्क था। अब मैं उसके दिल की चीखें सुन सकता था। हाय, हस्बैंड इस ब्लैक शर्ट में कितने सेक्सी लग रहे हैं। मेरा तो बुरा हाल हो रहा है। अगर इन्होंने गोल्डन चश्मा पहन लिया ना तो ये बिल्कुल वो शातिर विलेन लगेंगे जिससे हर लड़की प्यार करना चाहती है। उफ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं फिर से इनके प्यार में गिर रही हूँ। उसके मन की बातें सुनकर मैं अपनी हंसी दबा नहीं पाया और बस धीरे से मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। मैं किचन की तरफ बढ़ा तो उसके दिमाग में फिर से हंगामा शुरू हो गया। उसकी बातें अब इतनी हॉट और बेबाक थीं कि उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैं सन्न रह गया। बाहर से इतनी शांत दिखने वाली ये लड़की अंदर से इतनी ज्यादा ओपन है। उसने पहले जो ब्लैक स्टॉकिंग्स और फिशनेट की बातें की थी, मुझे लगा था वो बस मजाक है, पर अब मुझे समझ आया कि वो तो बस ट्रेलर था। सच कहूं तो अब मैं भी उन सब चीजों के लिए बेताब होने लगा था। नाश्ता एकदम खामोशी में बीता, पर उसके मन का शोर मेरे लिए किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं था। घर से निकलते वक्त मैंने उसे देखा और कहा, मैं जा रहा हूं। उसके मन में तो विदाई का गम और आंसू थे, और चेहरे पर वही प्रोफेसर वाला अंदाज। सफर मुबारक हो, उसने बस इतना कहा। मैं अपना बैग उठाकर मुड़ा ही था कि उसने रोक लिया। रुको, तुम्हारी टाई टेढ़ी है। मैं उसे चुपचाप देखने लगा। मुझे पता था कि वो सफेद झूठ बोल रही है। जल्दी, हस्बैंड, प्लीज मुझे टाई ठीक करने के लिए कहो, प्लीज। मुझे उस आईने से मत देखो, मैं उस आईने से लाख गुना बेहतर हूं। मैंने सोचा कि टाई खोल ही दूं, आखिर फ्लाइट में तो वैसे भी ढीली करनी ही थी, पर उसके मन की पुकार सुनकर मैं रुक गया। क्या तुम इसे थोड़ा ठीक कर दोगी? मैं बैग नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, उसने कहा।
पर उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों की चमक सब कुछ बयां कर रही थी। वो मेरे करीब आई और टाई ठीक करने लगी। सच तो ये था कि टाई बिल्कुल सीधी थी। वो तो बस मेरे करीब आने का बहाना ढूंढ रही थी। बाकी पत्नियों को तो उनके पति जाते वक्त गुड बाय किस और हक देते हैं, मुझे तो बहाने ढूंढने पड़ते हैं। पर कोई बात नहीं, उनके पति मेरे हस्बैंड जितने हैंडसम भी तो नहीं। हाय, अब 2-3 दिन इन्हें देख नहीं पाऊंगा, मेरा क्या होगा। वो मेरे इतने करीब थी कि उसकी खुशबू मेरे दिमाग पर छाने लगी। मुझे बीती रात के वो सपने याद आने लगे। वो पतली कमर, वो सफ़ेद सॉकिंग्स। मेरा बुरा हाल होने लगा। मैंने हल्का सा खांसा और वो थोड़ा झिझकते हुए पीछे हट गई। हो गया, सब ठीक है। उसके उस मासूम और शांत चेहरे को देखकर मैं मुस्कुरा दिया। ठीक है। मैं जाने के लिए मुड़ा, पर उसके मन की सिसकियां सुनकर फिर रुक गया। मेरे वापस आने का इंतजार करना, मैंने कहा। अचानक उसके मन का रोना बंद हो गया और वो खुशी से झूम उठी। हस्बैंड, मुझे किस करो। और बाहर से उसने बस ठंडे अंदाज में ठीक है कहा। मैंने सोच लिया था कि वापस आकर इसकी ये मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बीमारी पक्का दूर करूंगा। ये प्रोफेसर वाला मुखौटा उतारना ही होगा। आखिर वो खुद को इतना रोककर थकती नहीं है क्या। मुझे पहली बार लगा कि ये बिजनेस ट्रिप बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी घर से निकला नहीं और वापस आने का मन करने लगा। मैं अपनी उस परफेक्ट प्रोफेसर बीवी से तलाक लेने जा रहा था, जो बाहर से बर्फ जैसी ठंडी और अंदर से ज्वालामुखी है। उधर कॉलेज में जो चिन्हान अपनी लैब में थी। जैसे ही वो अंदर पहुंची, उसके चारों स्टूडेंट्स एकदम सीधे खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर जो। उसने बस एक हल्का सा सिर हिलाया और उनके डेटा की गलतियां निकालने लगी। वो सुबह से शाम तक लैब में ही रही, एक एक गलती को ठीक करवाते हुए। शाम के 6:30 बज गए थे जब उसकी सहेली के मेन्यून का फोन आया। उसने फोन देखा पर उठाया नहीं और अपने काम में लगी रही। उसके स्टूडेंट्स उसे बड़ी इज्जत और डर से देख रहे थे। जब सारा काम खत्म हो गया तब उसने कहा, ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। एक लड़की ने हिम्मत करके पूछा, मैम क्या आप हमारे साथ डिनर करेंगी? सामने एक नया रेस्टोरेंट खुला है। सिंघान ने अपना चश्मा ठीक किया और रुखी आवाज में कहा, नहीं शुक्रिया, बस अगली बार डेटा में इतनी गलतियां मत करना, समझ गए? उसने एक ठंडी मुस्कान दी जो स्टूडेंट्स की जान निकालने के लिए काफी थी। स्टूडेंट्स ने झट से माफी मांगी और वहां से निकल गए। जैसे ही वो लैब से बाहर निकली, उसकी हालत ही बदल गई। मर गई भूख के मारे। आज तो बस पार्टी करनी है। और यार, फिर से हस्बैंड की याद आ रही है। उधर उसके स्टूडेंट्स बाहर खड़े बातें कर रहे थे। हमारी प्रोफेसर इतनी सुंदर हैं, पर उनसे डर भी उतना ही लगता है। पता नहीं वो घर पे कैसी होती होंगी। जो भी उनके साथ रहता होगा उसकी तो हालत खराब हो जाती होगी। दूसरी तरफ चिन्हान अपनी सहेली की कार में बैठी और मुंह बनाकर बोली, यार मुझे लगता है कोई भी नॉर्मल इंसान मेरे इस ठंडे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी सहेली मेंगन कार चलाते हुए बोली, तुम्हारी ये क्यूट और गुस्सैल शक्ल ही काफी है किसी को भी पागल करने के लिए। मेंगन उन चंद लोगों में थी जो चिन्हान के असली रूप को जानते थे। उसी ने चिन्हान को मेरे साथ डेट पर जाने का आइडिया दिया था। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, पर अब बात तलाक तक पहुंच गई थी। मैं तलाक नहीं लेना चाहती। चिन्हान की आंखों में ऐसा थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे हथियार दिलाऊंगी कि तलाक का नाम भी मिट जाएगा, मेंगन ने दावे के साथ कहा। और वो उसे लेकर सीधा एक एडल्ट स्टोर वेस्ट सामग्री की दुकान के सामने जा खड़ी हुई। चिन्हान बाहर से शांत दिख रही थी, पर अंदर से उसकी जान निकली जा रही थी। क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? भले ही वो विदेश से पढ़कर आई थी, पर उसकी जिंदगी बहुत ही सादी थी। बस कॉलेज, घर और लाइब्रेरी। उसकी पूरी दुनिया बस पढ़ाई थी और जो बचा हुआ वक्त था वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने में बिताती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि मैं उसकी साइलेंट फ्रेंड लिस्ट में हूँ। वो उस दुकान के बाहर खड़ी कांप रही थी, पर मेंगन उसे खींचकर अंदर ले गई। तुमने कहा था ना कि तुम उसे अपनी तरफ खींचने में फेल हो गई। इसका मतलब है तुम्हारे पास सही सामान नहीं है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिन्हान झिझक रही थी, पर उसके कदम अंदर बढ़ रहे थे। वो तलाक बिल्कुल नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ मेरा काम उम्मीद से ज्यादा लंबा खिंच गया। एक दिन का काम एक हफ्ते में बदल गया। मैंने चिन्हान को फोन किया क्योंकि मैं अपना वादा नहीं निभा पाया था। मैंने ये भी चेक करना चाहा कि क्या फोन पर भी मुझे उसके मन की आवाज सुनाई देगी, पर अफसोस फोन पर कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने फोन पर बहुत समझदारी दिखाई और बुरा नहीं माना, पर उसके बाद से उसके रोजाना गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज आने लगे। वो लैब की छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी। एक बार उसने लिखा, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही?
अगर ऐसा है तो बता देना। मैं समझ गया कि बाहर से वो बेफिक्र बन रही है, पर अंदर से ये रो रही होगी। उस वक्त मैं एक बिजनेस डिनर में था, पर उसके मैसेज ने मेरा मूड बना दिया। नहीं, तुम्हारी बातें दिलचस्प हैं, मैंने जवाब दिया। उस एक हफ्ते में मुझे एहसास हुआ कि हम फोन पर पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं। जब मैं वापस लौटा तो मैंने उसे सरप्राइज देने का सोचा और सीधा कॉलेज पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि चिघान अपने स्टूडेंट्स को बुरी तरह डांट रही थी। वो यूनिवर्सिटी की सबसे कम उम्र की प्रोफेसर थी और उसकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं था, पर वो स्वभाव से बहुत सख्त थी। वो उन स्टूडेंट्स पर चिल्ला रही थी, अगर काम नहीं कर सकते तो अपना टीचर बदल लो, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उसकी आवाज में वो कड़वाहट और कड़ाई देखकर मेरा दिल भी धड़कने लगा। सफेद कोट और उस चश्मे में वो वाकई किसी क्वीन से कम नहीं लग रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और दिमाग में कुछ शरारती ख्याल आने लगे। ओह, काश ये मुझे भी ऐसे ही डांटे। तभी स्टूडेंट्स की नजर मुझ पर पड़ी। चिंहान ने खिड़की के बाहर देखा और पूछा, तुम बाहर क्या देख रहे हो? क्या वहां कोई डेटा लिखा है? और फिर हुआ चमत्कार। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसका वो पत्थर जैसा चेहरा एक पल में पिघल गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। होंठ खामोश थे, पर मन में जैसे ढोल नगाड़े बजने लगे। हाय, हस्बैंड वापस आ गए। क्या वो मुझे लेने आए हैं? ओफो, क्या मैं अभी बहुत डरावनी लग रही थी? हस्बैंड, प्लीज गलत मत समझना, मैं बहुत कोमल और प्यारी हूँ। मैं उसके मन की ये बातें सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने उसे इशारे से कहा कि वो अपना काम खत्म करे। चिन्हान अब अपने स्टूडेंट्स को डांटना तो दूर, उन्हें देखना भी नहीं चाहती थी। आज मैंने जो गलतियां बताई हैं उन्हें कल तक ठीक कर लेना, वरना फिर कभी मत आना। उसने जल्दी जल्दी बात खत्म की। स्टूडेंट्स ने राहत की सांस ली और बाहर खड़े मुझे देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि इस पत्थर को पिघलाने वाला जादूगर आ गया है। एक लड़की ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैम, क्या ये आपके पति हैं? चिन्हान ने बड़े गर्व से सिर हिलाया, पर मन में तो खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। देखा, मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम हैं। सबकी नजरें उन्हीं पर हैं, पर मेरा मन तो करता है कि इन्हें दुनिया से छिपा कर रख लूं। वो बाहर से जितनी शांत थी, अंदर से उतनी ही शरारती बातें कर रही थी। वो काम निपटाकर मेरे पास आई और एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। क्या आप यहाँ किसी और से मिलने आए थे? मैंने धीरे से उसके चश्मे के पास से एक बाल हटाया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें डिनर पे ले जाने आया हूँ। आई एम सॉरी, मैं एक हफ्ता लेट हो गया। उस एक पल के लिए चिंहान का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसके मन का शोर थम गया। हे भगवान, सिर्फ उनके एक छुअन से मेरा बुरा हाल हो रहा है। मुझे लगता है मैं फिर से इनके प्यार में पड़ गई हूँ। ये 999वीं बार है जब मुझे इनसे प्यार हुआ है। पता नहीं इन्हें मुझसे प्यार कब होगा। उसके मन की ये बात सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे वाकई उसे और गहराई से समझने की जरूरत है। वो मुझे कितना पसंद करती है, इसका अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैंने उसके मन की वो सारी बेबाक बातें सुनी। मेरी थकावट जैसे पल भर में गायब हो गई जब मुझे पता चला कि वो मन ही मन कब से रोस्टेड मीट या कारू खाने के सपने देख रही है। तो मैंने उससे पूछा, कुछ खास खाने का मन है? बेचारी मन ही मन कब से खुद को एक आदर्श और समझदार पत्नी दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा सवाल सुनते ही उसने बस मेरी तरफ देखा और बड़े ठंडे अंदाज में बोली, जो तुम्हें पसंद हो। हे भगवान जी खान, तुम इतनी कोल्ड बनने के चक्कर में नखरेबाज क्यों बन जाती हो? हस्बैंड, मैं नखरे नहीं कर रही, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत सुलझी हुई हूँ। क्या मैं अब भी अपनी पसंद बता सकती हूँ? काश मेरे मन की मुराद पूरी हो जाए। मैंने मन ही मन सोचा, चलो तुम्हारी मुराद पूरी कर देते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा कोई खास मन नहीं है तो क्या आज रात हम खाएं? जैसा तुम चाहो, उसने जवाब दिया, पर उसकी आवाज की वो खुशी छिपी नहीं रही। यस, हस्बैंड और मैं सच में सोलमेट्स हैं। मजा आ गया। मैंने सोचा कि जब ये अपनी हाई कोल्ड वाली इमेज नहीं छोड़ रही तो मुझे ही पहल करनी होगी। मैंने पूछा, क्या लैब में स्टूडेंट्स ने कुछ गड़बड़ की जिससे तुम परेशान हो? अभी जो लड़की मन ही मन गाना गा रही थी वो अचानक खामोश हो गई। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, बस एक एक्सपेरिमेंट था। मैंने उन्हें सब कुछ सिखा दिया था, पर उन्होंने मेरी बात पर शक किया और अपनी मर्जी से स्टेप्स बदल दिए, जिससे सारा डेटा गलत हो गया। बोलते बोलते वो घबरा गई। ओ नहीं, क्या हस्बैंड को लगेगा कि मैं बहुत खड़ूस प्रोफेसर हूँ? मैं वैसी नहीं हूँ, मैं बहुत कोमल हूँ। मुझे रिसर्च में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी।
पर आखिर मेरा परिवार भी तो इसी फील्ड में है। तुम इस बारे में मेरे मम्मी पापा से सलाह क्यों नहीं लेती? उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मैंने सुझाव दिया। सिंघान ने अपनी गर्दन उठाई और मेरी तरफ देखा। वो हाई हील्स में काफी लंबी लगती थी, करीब 173 सेंटीमीटर, पर जब भी वो मुझे देखती वो हमेशा अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर उठाकर देखती थी। पहले मुझे ये नॉर्मल लगता था, पर अब लग रहा था कि शायद वो जानबूझकर मुझे ऊपर से देख रही थी। हो सकता है ये मेरा वहम हो। सॉरी, क्या मेरी ये बातें बोरिंग है? उसने पूछा। मेरी लाइफ ही ऐसी है, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट्स और फिर बस मेरे हस्बैंड। ये सोचते ही वो थोड़ी उदास हो गई। मैं वाकई बहुत बोरिंग हूँ, इसीलिए हस्बैंड मुझे पसंद नहीं करते। मैंने तुरंत सफाई दी, बोरिंग नहीं है। मैंने मम्मी पापा का नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं इस फील्ड का नहीं हूँ और तुम्हें ज़्यादा मशवरा नहीं दे सकता, पर वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात करूं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में वो चमक लौट आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो अपनी भावनाओं को छिपाने की कितनी भी कोशिश करे, उसकी आंखें सब सच उगल देती थी। हमने पास के ही एक मॉल में खाने का फैसला किया। मुझे लगा था कि वहां बहुत भीड़ होगी और इंतजार करना पड़ेगा, पर पहुंचते ही हमें टेबल मिल गई। चिंहान ने बड़े गर्व से कहा। मैंने रास्ते में ही ऑनलाइन नंबर लगा दिया था। मैंने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। मेरी बीवी कितनी स्मार्ट है, बस इतनी सी बात थी, पर उसके दिल में जैसे खुशियों के पटाखे फूटने लगे। हस्बैंड ने मेरी तारीफ की। उन्होंने मुझे स्मार्ट कहा। उसकी आवाज़ में वो गर्व साफ झलक रहा था। हमें एक प्राइवेट केबिन जैसा कोना मिला। जब वेटर ने पूछा कि क्या वो हमारी मदद करे तो चिंघान ने तुरंत मना कर दिया। नहीं शुक्रिया, आज मैं खुद अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाऊंगी। पिछली बार जब मैं दूसरे प्रोफेसर्स के साथ गई थी तो उनके पार्टनर्स उनके लिए कुकिंग कर रहे थे। जो दूसरों के पास है वो मेरे हस्बैंड के पास भी होना चाहिए। मैं दंग रह गया, ये कैसा लॉजिक है? कायदे से तो मुझे उसके लिए कुकिंग करनी चाहिए थी, पर मुझे जल्दी समझ आ गया कि चिन्हान को कुकिंग का कभी नहीं पता। जैसे ही उसका खूबसूरत और गोरा हाथ गर्म तवे से टकराया, उसके मुंह से एक चीख निकल गई। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो जो अभी दर्द से कराह रही थी, मेरा हाथ पकड़ते ही उसका दिल फिर से धड़कने लगा। हाय, हस्बैंड ने मेरा हाथ पकड़ा है। अगर वो मुझे अभी एक किस कर लें तो कितना अच्छा हो। मैंने उसकी उस मासूमियत को अनदेखा किया। चूमना तो दूर की बात थी। मैंने उसके हाथ पर फूंक मारी और पूछा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं दवाई लेकर आता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, वो हकलाते हुए बोली। मेरी आंखों की फिक्र देखकर वो अपनी उस हाई कोल्ड वाली इमेज को भूल चुकी थी। उसकी गोरी त्वचा पर वो जलने का निशान साफ दिख रहा था जो मुझे बहुत खटक रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। ये इसलिए नहीं कि उसे मेरा छूना पसंद नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत शर्मा रही थी। मैंने वेटर को बुलाया और दवाई मंगवाई। शायद यहाँ अक्सर लोग खुद को जला लेते थे, इसलिए उनके पास बर्न क्रीम तैयार थी। मैंने बड़े प्यार से उसका हाथ लिया और क्रीम लगाने लगा। वो अब इतनी शर्मा गई थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने चिमटा उठाया और खुद कुकिंग शुरू कर दी। मुझे ये काम बखूबी आता था। शिंगहान हैरानी से मुझे देखती रही। ये तो हस्बैंड ने मेरे लिए बनाया है, मेरा तो इसे खाने का मन ही नहीं कर रहा, बस देखती रहूं। मैंने कहा, खाओ, मुझे कहाँ आता है। कॉलेज के दिनों में मैंने एक रेस्टोरेंट में काम किया था। क्या ये वही वक्त था जब प्रोफेसर लिन ने तुम्हें अपनी फील्ड बदलने के लिए कहा था? उसके मुंह से अचानक निकल गया। मैं हैरान रह गया, तुम्हें ये कैसे पता? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। चिंहान घबरा गई और धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करती थी, पर उस वक्त तो मैं फर्स्ट ईयर में था और तुम तो स्कूल में रही होगी, है ना? मैंने पुरानी यादें कुरेदने की कोशिश की। चिंहान का चेहरा फिर से लाल पड़ गया। उसे लग रहा था जैसे उसका वो जला हुआ हिस्सा अभी भी तप रहा है। वो बचपन से ही बहुत स्मार्ट थी। हर मुश्किल सवाल का जवाब उसके पास होता था, पर प्यार के मामले में वो हमेशा उलझी रहती थी। वो अपनी असली पहचान छिपाना नहीं चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं मैं उसे नापसंद ना कर दूं। उसके दिल की ये तड़प सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। ये लड़की सच में मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं अब भी सोच रहा था कि हम असल में कब मिले थे। जब मैं विदेश गया तब तुम फर्स्ट ईयर में थी। तभी उसने पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, सच तो ये है कि हम विदेश जाने से पहले मिले थे। उस वक्त तुमने मुझे खोई हुई छोटी बच्ची समझ लिया था और पुलिस स्टेशन छोड़ आए थे। मैं समझ गया। क्या वो तुम थी? चिंहान को भी अब शर्म आ रही थी। उस वक्त मेरी हाइट बहुत कम थी, मैं बस 9th क्लास में थी। मैंने आज की इस ग्लैमरस चिंहान को देखा और उस छोटी बच्ची की कल्पना करने की कोशिश की। तुम बहुत छोटी और क्यूट रही होगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कोई बहन नहीं चाहिए थी,
पर अगर मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ा था तो पक्का तुम बहुत प्यारी रहोगी, वरना मैं किसी के पचड़े में नहीं पड़ता। चिंहान ने मन ही मन कहा। मुझे तुम्हारी बहन नहीं बनना, तुम्हारी बीवी बनना है। मैंने उसकी उस चुप्पी को महसूस किया और माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, तो वो सीनियर वाला चक्कर क्या था? चिन्हान खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो बस एक गलत फहमी थी। मेरा वाइट मूनलाइट और मेरा पहला प्यार सिर्फ तुम ही हो। शोर शराबे के बीच भी मुझे उसकी वो धीमी आवाज साफ सुनाई दी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। वही चेहरा जो पहले इतना रूखा लगता था, आज उसकी आंखों में छिपी वो घबराहट और नमी उसे और भी हसीन बना रही थी। मुझे माफ कर दो, उस वक्त शायद मैं बहुत रूखा रहूंगा, मैंने कहा। चिंहान के दिल का बोझ हल्का हो गया। बस हस्बैंड को ये ना लगे कि मैं कोई पागल लड़की हूं। उसकी ये बात सुनकर मैं फिर से मुस्कुरा दिया। मुझे उसकी इस डबल पर्सनालिटी से अब प्यार होने लगा था। तलाक की बात मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे दिल में कोई और है। पर अब जब सब साफ है, क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी? 2 साल की इस शादी को मैं एक और मौका देना चाहता था। मुझे लगा था कि मुझे फिर कभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो मुझे पसंद आए, पर चिन्हान का ये अंदाज, ये सीक्रेट प्यार मुझे उसका दीवाना बना रहा था। कौन होगा जिसे ऐसी क्यूट और हॉट बीवी पसंद नहीं आएगी? चिन्हान के चेहरे पर हैरानी थी, पर मन में खुशियों की लहरें। क्या हम सच में फिर से शुरू कर सकते हैं? उसने बाहर से शांत रहकर पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, एक नॉर्मल कपल की तरह डेटिंग से शुरुआत करेंगे। पर शुरुआत कैसे होगी? उसने पूछा। मैंने कहा, जैसे आम लड़के लड़कियां मिलते हैं, और अगर तुम्हें जल्दी लग रहा है तो हम पहले दोस्त भी बन सकते हैं। जल्दी? बिल्कुल नहीं, हम तो सीधा फास्ट ट्रैक पर चल सकते हैं। उसका मन कह रहा था, मैं अपने हस्बैंड के साथ डेट पर जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसकी चमकती आंखों को देखा और कहा, वैसे तुमने अपनी सहेली से जो मेरी पसंद के बारे में पूछा था, वो थोड़ा गलत था। मुझे वो कोल्ड और सोबर लड़कियां पसंद नहीं है, वो तो बस एक बहाना था। ये सुनकर चिन्हान की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा जैसे उसका सबसे बड़ा राज खुल गया हो। तो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तक तो पता नहीं था, पर अब लग रहा है कि मुझे तुम पसंद हो। क्यों ना तुम अपनी असली पहचान में रहो। आखिर हमें पूरी जिंदगी साथ बितानी है। घर लौटते वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, उसे सब पता चल गया। उसे पता है कि मैं नाटक कर रही थी। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। कार में सन्नाटा था, पर मेरे चेहरे की मुस्कान सब कुछ कह रही थी। मैं उसके असली रूप का इंतजार कर रहा था। घर पहुंचकर जब हम अपने कमरों की तरफ बढ़ रहे थे, उसने मुझे रोका। मैं सच में नाटक नहीं कर रही थी। स्टूडेंट्स के सामने मैं वैसे ही हूँ। मुझे लगा तुम्हें वैसी ही लड़कियां पसंद हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने भी वैसे बन रही थी। उसने अपना चश्मा उतार दिया था, जिससे उसकी आंखें और भी कोमल लग रही थी। अपनों के सामने मैं थोड़ी चुलबुली और जिद्दी हूँ। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। ये कहते हुए उसने अपने होठों को धीरे से काटा। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, जब तक आजमाओगी नहीं, पता कैसे चलेगा? उसने एक चैन की सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो टेबल पे नाश्ता और एक नोट था। मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ, नाश्ता गर्म करके खा लेना। गुड मॉर्निंग। उस नोट पे हस्बैंड लिखा जा सकता था, पर शायद वो अभी भी थोड़ी शर्मा रही थी। नाश्ता करने के बाद मैं अपने ऑफिस पहुंचा। असिस्टेंट ने बताया कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। वो सन मी थी, एक मशहूर लेखिका जो मुझ पे फिदा थी। उसे पता था कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी वो बाज नहीं आती थी। जैसे ही मैं केबिन में गया, वो खड़ी हो गई और बड़े प्यार से मेरा नाम पुकारा। पर उसका वो भारी मेकअप देखकर मुझे अचानक चिन्हान की याद आ गई, जो हल्के मेकअप में भी कितनी हसीन लगती है। सन्मी जी, माफ़ी चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। मेरी सूखी आवाज़ ने उसका चेहरा उतार दिया। वो मुझे कॉलेज के दिनों से जानती थी और उसे लगता था कि मैं उसका दीवाना हूँ, क्योंकि मैं उसके काम के सिलसिले में उससे अक्सर मिलता था। पर उसे नहीं पता था कि मैं तो सिर्फ अपने काम के लिए वफादार था। सन्मी को अपनी शोहरत और खूबसूरती पर बहुत घमंड था, पर उसे नहीं पता था कि अब मेरे दिल में किसी और ने जगह बना ली है। मेरे लिए ये सब बहुत मायने रखता है। एक बार तुम्हारी मेहनत रंग ले आए तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह अपने आप बन जाएगी। मेरे साथ बिजनेस शुरू करो, क्या पता साथ काम करते करते हमारे बीच कोई स्पार्क जाग जाए। सन्मी यही सोचकर मेरे साथ जुड़ी थी। मेहनत रंग लाई और मेरा छोटा सा स्टार्टअप आज एक बड़ी कंपनी बन गया। पर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अचानक शादी कर लूंगा। उसकी आंखों में अब आंसू थे। जांग लिंग, कल तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था?
तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे एक फ़ोन पर मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेती। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या बोलूं। मैंने बस इतना सुना था कि तुम्हारा दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने का इरादा नहीं है। मैनेजर ने कहा कि तुम पुरानी राइटर हो, वरना शायद वो मुझे इस बारे में बताता भी नहीं। मैं शुरुआत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत पत्थर दिल हो? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। पर सच तो ये है कि मैंने उसे उसकी मेहनत का पूरा पैसा दिया, उसकी कॉमिक्स पर करोड़ों इन्वेस्ट किए। हम बस प्रोफेशनल थे, पर पता नहीं उसके दिमाग में कौन सी ठुकराया हुआ प्यार वाली फिल्म चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को किसी धोखा खाई हुई प्रेमिका के रोल में क्यों फिट कर रही है। भाई, जब इसे पैसे देने के लिए मेरे पास फंड्स नहीं थे, तो मैंने अपनी बड़ी बहन से कर्ज लिया था। पसीना मैंने बहाया, मेहनत मैंने की, और आज ये ऐसे जता रही है जैसे मैंने इसके साथ कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। काम के सिलसिले में मैं उससे बहुत कम मिलता था। मैंने बस इतना कहा, देखो, इस पार्टनरशिप के बारे में तुम आराम से सोच लो। पता नहीं उसे क्या सूझा, वो अचानक उठी और तेजी से मेरी तरफ आने लगी। मैं घबरा गया और अपनी कुर्सी झटके से पीछे खींच ली। क्या कर रही हो तुम? और अगले ही पल सन मी, जो मेरी गोद में बैठने वाली थी, कुर्सी हटने की वजह से धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। सर, बाहर शायद मैम आई है। असिस्टेंट लियू मेंग ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। उसके ठीक पीछे जो चिन्हान खड़ी थी, जिसके हाथ में टिफिन बॉक्स था। दरअसल चिन्हान का आने का कोई इरादा नहीं था। वो बस एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत रिसेप्शन पर मुझसे मिलने की बात कर रही थी। पर किस्मत से लियू मेंग ने उसे देख लिया। उसने चिन्हान को पहले एक बार तब देखा था जब मैं नशे में धुत था और वो मुझे लेने आई थी। लियू मेंग का मानना था कि ऐसी क्वीन जैसी पर्सनालिटी और खूबसूरती को कोई एक बार देख ले तो कभी भूल नहीं सकता। इसलिए उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैम, आप यहाँ। ये मैम बॉस's वाइफ शब्द सुनते ही चिंघान की आंखों में एक चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिंच गई जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। और बाहर से वो अभी भी वही शांत और हाई कोल्ड प्रोफेसर लग रही थी। कम से कम अजनबियों के सामने तो वो खुद को बहुत अच्छे से कैरी करती थी। लियू मेंग उसे बड़े उत्साह के साथ अंदर ले आए। चिंघान को लगा कि शायद अंदर जाना ठीक नहीं होगा, पर लियू मेंग को पता था कि सुन्नी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है और मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। अरे नहीं मैम, सर आपको देखकर बहुत खुश होंगे। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखकर सन रह गई। मैं अभी भी डरा हुआ था क्योंकि सन्नी अचानक मुझ पर झपटी थी और अब वो ज़मीन पर बैठी चीख रही थी। वो नज़ारा वाकई बहुत अजीब और शर्मनाक था। तभी मेरी नज़र अपनी बीवी की उन गोल गोल और बड़ी आंखों पर पड़ी जो हैरानी से मुझे देख रही थी। उसके मन का शोर फिर से शुरू हो गया। ये क्या है? ये औरत क्यों चीख रही है? क्या बाहर सच में कोई चुड़ैल है जिसने मेरे हस्बैंड पर नजर डाली है? नहीं, हस्बैंड ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे उन पर भरोसा करना चाहिए। मेरा सिर चकराने लगा। सनमी अपनी अस्त व्यस्त हालत में जमीन से उठी। उसके छोटे कपड़े और वो बिखरे हुए बाल, नज़ारा वाकई काफी गलत लग रहा था। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, यू मेंग, जल्दी आओ और सनमी जी को संभालो। और फिर चिंघान की तरफ मुड़कर बोला, तुम बस एक मिनट रुको। लियू मेंग होश में आई और सन्नी को बाहर ले जाने लगी। सन्नी ने मुझे गुस्से से घूरा और फिर उसकी नज़र चिंघान पर पड़ी। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की, भले ही वो खुद एक लड़की थी, पर चिंघान की उन नशीली आंखों और उसकी खूबसूरती को देखकर वो भी दंग रह गई। मैंने अपनी आवाज़ साफ की और पहली बार सबके सामने कहा, बीवी, तुम यहाँ कैसे? मैं मन ही मन सोच रहा था, देख लो सब, ये मेरी बीवी है। इतनी हसीन बीवी के होते हुए मैं कहीं और मुंह क्यों मारूंगा? मेरे बीवी कहने पर वहां मौजूद तीनों लोग सन्न रह गए। यस, हस्बैंड ने मुझे बीवी कहा। हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। काश वो मुझे रोज ऐसे ही बुलाएं तो मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बन जाऊंगी। चिंघान का मन तो झूम रहा था, पर चेहरे पर वही पुरानी शांति थी। बस कॉलेज खत्म हुआ तो सोचा देख लूं कि क्या तुम फ्री हो। हमें साथ में लंच करना था ना। मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था। सन्नी ये सब देखकर शर्म के मारे वहां से भाग निकली। उसे भागते देख मैंने चैन की सांस ली। शुक्र है मैं समय पर पीछे हट गया, वरना आज तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। मुझे डर था कि कहीं चिन्हान कुछ गलत न समझ ले, पर जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में वो खुशी और मज़ा साफ दिख रहा था। जो लड़की अभी तक बहुत एलिगेंट लग रही थी, वो अब मन ही मन किसी छोटी बच्ची की तरह उछल रही थी और उसका दिल एक टेप रिकॉर्डर की तरह बज रहा था। हस्बैंड ने मुझे बीवी कहा। हस्बैंड ने मुझे बीवी कहा। सच में
अगर कोई ये सुन ले तो यकीन ही नहीं करेगा कि ये वही फिजिक्स की प्रोफेसर है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बैठो, बात करते हैं। क्या तुम खाना लाई हो? और सुनो, जो भी तुमने देखा वो वैसा नहीं है जैसा लग रहा है। लंच की बात सुनकर चिंगहान को जैसे होश आया। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई हूँ। वो अपना वो रास्ते से गुजर रही थी वाला झूठ पूरी तरह भूल गई। उसने टिफिन के डिब्बे एक एक करके सजाए और मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगी। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, पर तुमने एक बार पोस्ट किया था कि तुम्हें तीखा पसंद है। पर मुझे याद आया कि तुम्हारा पेट थोड़ा खराब रहता है, इसलिए मैंने तीखा और कम तीखा दोनों बनाया है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर भी पूछा, तुमने ये नहीं पूछा कि अभी वो सब क्या था? क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही? वो नज़ारा वाकई काफ़ी गलतफहमी पैदा करने वाला था, पर चिंगहान बस मुस्कुराई और बोली, हस्बैंड से इंसान नहीं है। मुझे उन पर अटूट भरोसा है। अब मुझे समझ आया कि लोग एक समझदार पार्टनर के पीछे क्यों पागल रहते हैं। फिर भी मैंने उसे सन्नी के बारे में सब सच सच बता दिया और जोर देकर कहा कि हमारा रिश्ता सिर्फ काम तक है। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। मुझे पता है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। भले ही सन्नी की उस हरकत से उसे थोड़ा बुरा लगा हो, क्योंकि प्यार में पॉजेसिव होना तो लाजमी है, पर मेरी उस वक्त की घबराहट और वहाँ से भागने की कोशिश ने उसे यकीन दिला दिया था कि मैं बेगुनाह हूँ। वो जानती थी कि हमारे पास साथ बिताने के लिए बहुत कम वक्त है, इसलिए वो उसे किसी फालतू बात पर झगड़ कर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसके मन की ये बातें सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये मन की आवाज़ सुनने की शक्ति वाकई कमाल की है। कोई गलत फहमी ही नहीं रहती। हम ऑफिस में ही लंच करने लगे। चिंगहान के हाथों में जादू था। हालांकि पहले मैंने सिर्फ उसके हाथ का नाश्ता किया था, क्योंकि हम दोनों बिजी रहते थे, पर पहली बार उसका बनाया लंच खाकर मेरा दिल खुश हो गया। ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने कहा। चिंगहान खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं बहुत छोटी उम्र में विदेश चली गई थी, तो मुझे सब खुद ही सीखना पड़ा। मैंने गौर किया कि जब से हमारे बीच की दूरियां कम हुई हैं, उसने वो सख्त चेहरा बनाना छोड़ दिया है। वो मुस्कुराते हुए बहुत छोटी और प्यारी लगती है। उसका दिल बिल्कुल एक बच्ची जैसा है। लंच के बाद उसका जाने का मन तो नहीं था, पर उसने बिना किसी नखरे के सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। सुबह की उस बोरिंग मीटिंग और सन्नी के ड्रामे के बाद चिंगहान की इस मासूमियत ने मेरा सारा स्ट्रेस दूर कर दिया था। मैंने सामान समेटने में उसकी मदद की, और जैसे ही हमारे हाथ एक दूसरे से टकराए, चिंगहान एकदम से जम गई। उसने मेरी तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, मुझे शर्म आ रही है। उसका ये सब इतनी सादगी से बोल देना मुझे बहुत पसंद आया। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। प्रोफेसर जो, आप वाकई बहुत क्यूट हैं। मेरी तारीफ सुनकर उसने अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश की और टिफिन का ढक्कन बंद किया। फिर वो धीरे से बोली, अभी तो बीवी कह रहे थे, अब फिर से प्रोफेसर पर आ गए। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी, पर उसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो चुका था। उसने खुद को सीधा खड़ा किया जैसे वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, पर उसकी नज़रें मुझसे मिल नहीं पा रही थी। कल रात की बातों के बाद उसने आज चश्मा नहीं पहना था, जिससे उसकी मासूमियत और भी उभर कर आ रही थी। चश्मे के बिना उसकी भावनाएं साफ झलक रही थी। मैंने तुम्हें बीवी कहा तो तुम चुप रह गई, पर तुम्हारे चेहरे की ये उम्मीद तो चीख चीख कर कुछ और ही कह रही है। मैंने मन ही मन सोचा। वो मन ही मन हजारों बार मुझे हस्बैंड बुला चुकी थी, पर जुबान से एक बार भी नहीं। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बीवी कहा तो हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हारा मुझे हस्बैंड कहना तो बनता है ना? ये सुनकर उसके हाथ कांपने लगे और उसने घबराहट में अपने होठों को दांतों तले दबा लिया। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैंने उसे मजबूर नहीं किया और दराज से वो क्रीम निकाली जो मैं सुबह लेकर आया था। क्या तुमने कल रात ये क्रीम लगाई थी? मेरे याद दिलाने पर उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अभी भी जला हुआ है। मैं उसके पास गया। उसकी वो लंबी और गोरी टांगे उस काली पैंट में और भी हसीन लगी थी, पर उसके हाथ पर वो लाल निशान बहुत बुरा लग रहा था। तुम साइंटिस्ट हो, फिर भी अपने हाथों का ख्याल नहीं रखती। इसे लगाओ। मैंने क्रीम उसके सामने रखी। चिंगहान ने अपनी आंखें झपकाई और पूरी हिम्मत जुटाकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा सीधा हाथ है, उल्टे हाथ से मैं ठीक से लगा नहीं पाती। क्या तुम ला दोगे? मुझे पता था कि कल रात उसने खुद ही क्रीम लगाई थी, पर मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं था कि ये रोमांस वाला मौका हाथ से जाने दूं। मैंने उसका वो कोमल और छोटा सा हाथ थाम लिया। चिंगहान ने चुपचाप ढक्कन खोल दिया और बड़ी मासूमियत से मुझे देखने लगी। हस्बैंड के हाथ कितने गर्म हैं। मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी पिघल जाऊंगी। उसका मन फिर से रोलर कोस्टर की सवारी करने लगा था,
पर बाहर से वो बिल्कुल शांत थी। जब उसने मन ही मन ये कहना शुरू किया कि काश हम बीच बीच पर जाएं और हस्बैंड मुझे पूरी बॉडी पर सनस्क्रीन लगाए, तो मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने उसका हाथ अपने होठों के करीब लाया और उस पर धीरे से फूंक मारी। ये मेरी पुरानी आदत थी। चिंगहान जैसे पत्थर बन गई, उसके मन का शोर एकदम शांत हो गया। उसने बस हैरानी से मुझे देखा। मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ा और माफी मांगी। सॉरी, आदत से मजबूर हूँ। उसे मेरा हाथ छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं, अब मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है, अगली बार जब भी लंच पे आना हो तो मुझे पहले बता देना। ये सुनते ही वो लड़की जो अभी उदास थी अचानक खिल उठी। उसे इतना खुश देखकर मेरा मन किया कि उसके गाल खींच लूं, पर मैंने खुद को रोक लिया, कहीं वो ड्राइविंग करते वक्त फिर से ख्यालों में ना खो जाए। मैंने टिफिन उठाया और कहा, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। चिंगहान चुपचाप मेरे साथ चलने लगे। उसका मन अब बिल्कुल शांत था, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। जब हम ऑफिस से बाहर निकले तो मैंने देखा कि पूरा स्टाफ अपनी अपनी सीटों पर बैठा हमें ही घूर रहा था। चिंगहान ने अपना चश्मा वापस पहन लिया था और वो फिर से वही प्रोफेसर जो लग रही थी। और उसके मन की बातें फिर शुरू हो गई। हस्बैंड के एम्प्लॉयज कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो हमें देख रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि हम एक परफेक्ट कपल हैं। काश मैंने और भी अच्छे कपड़े पहने होते। मैंने मुस्कुराते हुए उसका कंधा पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। चलो ये सब बस तुम्हें देखने के लिए बेताब है। मुझे लगा शायद उसे मेरा छूना पसंद ना आए, पर उसने तो झटके से मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझसे सटकर चलने लगी। हस्बैंड कितने जेंटलमैन हैं, पर मुझे तो कुछ और ही चाहिए। क्या उनके सीने पर 6 पैक एब्स हैं? काश मुझे उन्हें छूने का मौका मिले। उसकी ये ठरकी बातें सुनकर मैंने उसे जल्दी से बाहर निकाला। तुम कार लेकर आई हो ना? हाँ, मैं खुद चली जाऊंगी। जैसे ही हम गेट पर पहुंचे, पीछे से कई एम्प्लॉय ने आवाज दी, मैम फिर से आना। मैंने उसे आंखें दिखाई कि कहीं चिंगहान शर्माकर अगली बार आने से मना न कर दे, पर चिंगहान तो मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे स्टाफ की पसंद वाकई बहुत अच्छी है, उसने कहा। किस बात पर? मैंने पूछा। यही कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। इतना कहकर वो अपनी कार की तरफ भाग गई। यस, मैंने फिर से हस्बैंड को इम्प्रेस कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तो क्या मैम रोज आएंगी? उसका मन तो चिल्ला चिल्ला कर हाँ 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 कह रहा था, पर जुबान से बस इतना निकला, मैं कोशिश करूंगी। बाय। जैसे ही वो कार में बैठी, वो खुद को ही कोसने लगी, मेरी ये जुबान। काश मैं ये हाई कोल्ड वाला नाटक छोड़ पाती। मैं समझ सकता था कि सालों की आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती, और अब वो कम से कम कोशिश तो कर रही थी। वो अब उस बिल्ली की तरह थी जो धीरे धीरे अपने पंजे बाहर निकाल रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था कि वो धीरे धीरे अपनी असलियत मेरे सामने ला रही है। वो मन में तो शेरनी थी, पर असलियत में एक छुई मुई। उसके जाने के बाद जैसे ही मैं ऑफिस में घुसा, सबने मुझे घेर लिया। सर, मैम तो अप्सरा है, इतनी कम उम्र में प्रोफेसर, कहाँ से मिली ऐसी बीवी? काश हमारे प्रोफेसर भी ऐसी सुंदर होती तो हम कभी फेल न। मैं उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुराता रहा। अगर मेरी प्रोफेसर ऐसी होती तो मैं रोज कॉलेज जाता। मैंने उनकी टांग खींचते हुए कहा, अगर वो तुम्हारी प्रोफेसर होती तो तुम शायद। यहाँ आपकी कहानी का अगला हिस्सा पूरी तरह से सिनेमाई और नाटकीय डबिंग स्टाइल में। उनकी बातें सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और तंज कसते हुए बोला, बेटा अगर वो तुम्हारी प्रोफेसर होती तो तुम पक्का फेल हो जाते, क्योंकि तुम्हारी मैम फिजिक्स पढ़ाती हैं। इतना सुनते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। यहाँ काम करने वाले भले ही बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़े हों, पर यूनिवर्सिटी फिजिक्स की प्रोफेसर का नाम सुनकर सबकी हवा टाइट हो गई। मुझे अपनी यह हरकत थोड़ी बचकानी लगी, पर मैंने अपनी तारीफ जारी रखी। मेरी बीवी तुम लोगों की भाषा में एक जीनियस है। भले ही वो उम्र में छोटी है, पर वो वाकई कमाल की है। मैंने खड़े होते हुए आखिरी बार किया, और हाँ, दिन में सपने देखना छोड़ दो, इतनी परफेक्ट बीवी ढूंढने से भी दूसरी नहीं मिलेगी। ये कहकर मैं बड़े घमंड के साथ वहां से निकल गया। पीछे से किसी ने दबी आवाज में कहा, बॉस है तो क्या हुआ, इनका ये इतराने वाला अंदाज कितना चिढ़ाता है यार। दूसरी तरफ चिंगहान ऑफिस से निकलकर सीधे अपनी सहेली मेंगन के पास पहुंची। वो हथियार तो उसने खरीद लिए थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। प्यार के मामले में वो बिल्कुल कोरी थी। उसे एक युद्ध सलाहकार, मिलिट्री एडवाइजर की सख्त जरूरत थी। मेंगन एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई शहजादी थी, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब चिंगहान उसके कैफे में पहुंची तो मेंगन उसे देखकर दंग रह गई।
इतने सालों की दोस्ती के बाद भी चिन्हान का वो खिलता हुआ चेहरा देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई। ओह क्या बात है ब्यूटीफुल, क्या पियोगी? तुम्हारी आंखों की ये चमक तो किसी की भी जान ले गई। चिन्हान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता? मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ लंच करके आ रही हूँ। मैं कॉफ़ी नहीं पीऊंगी, हस्बैंड ने मुझे अभी अभी चाय पिलाई है। मेंगुन ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो यहाँ अपनी खुशियाँ दिखाने आए हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। ये जियांग यिंग आखिर खुद को रोक कैसे रहा है। 2 साल हो गए शादी को और उसने अभी तक तुम्हें अपना बनाया नहीं। मेंगन खामोशी से अपनी सहेली को देख रही थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। काफी देर बाद वो बोली, तुम मुझसे कह रही हो कि 2 साल की शादी के बाद भी तुम दोनों अभी तक प्योर लव वाले लेवल पे हो? हाथ तक नहीं पकड़ा? मेंगन की आवाज में हैरानी साफ थी। अगर ऐसे काम नहीं बन रहा तो तुम्हें सीधा निशाना साधना चाहिए। पहले हक जमाओ, बातें बाद में होती रहेंगी। चिंगहान ने मासूमियत से मुंह फुलाया। सच कहूं तो मैं भी यही सोचती हूं, पर जियांग लिंग, उसने अपनी आंखें झपकाई जैसे कुछ सोच रही हो। मुझे लगता है वो मेरी और हमारे रिश्ते की बहुत इज्जत करता है। हाय, हस्बैंड कितने अच्छे हैं ना? पर मेंग्यून ने मेज थपथपाते हुए कहा, ये इज्जत की बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काम की ही लायक ना हो। ये सुनते ही चिंगहान भड़क गई और बड़े गंभीर होकर बोली, जांग लिंग में कोई कमी नहीं है, तुम उनके बारे में दोबारा ऐसा मत कहना। चिंगहान को गुस्से में देखकर मेंग्यून ने तुरंत माफी मांगी। सॉरी यार, मुझे पता है तुम उनके लिए कितनी पजेसिव हो। उसने अपना फोन निकाला और चिंगहान के सामने कर दिया। चलो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाती हूँ जो बड़ों को देखना चाहिए। सच्चा प्यार अपनी जगह है, पर मुझे लगता है तुम्हें अब थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। चिन्हान का सिर चकराने लगा। क्या ये सही है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। भले ही मन वो राजी थी, पर हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर भी उसने वो वीडियो पूरा देखा। वीडियो में एक औरत सिखा रही थी कि अपने पति को कैसे रिझाना है। मेंग्यून जानती थी कि वो एक पब्लिक जगह पर है, इसलिए उसने सिर्फ लेडी वाला हिस्सा दिखाया। पर फिर भी चिन्हान बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसे शुरू का थोड़ा सा हिस्सा देखा और फोन वापस कर दिया।